हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th में पैरामीशियम के बारे में। इसके पहले हम बाकी पढ़ चुके हैं प्लाज्मोडियम के बारे में और एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, और साथ में हमने बायो की कुछ और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं बायो में, तो आप उन सबको भी देख सकते हो। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, हैबिट, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसके पहले भी काफ़ी पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाली है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पैरामीशियम के बारे में। हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ। पैरामीशियम किस फाइलम में है, प्रोटोजोआ में। सब फाइलम कौन सा है, सीलियोफोरा। और सीलियोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें सीलिया पाई जाती है। सीलिया किस लिए, लोकोमोशन के लिए। और क्या पाया जाता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह डाइमॉर्फिज्म हो जाता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग साइज और शेप के न्यूक्लियस होते हैं और उनके काम भी अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन की तरह होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है और बिल्कुल ही यूनिक होता है, जिसे नाम दिया गया है कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्लास इसे रखा गया है सिलियाटा में। और सिलियाटा क्लास की खास बात क्या है कि इसमें पाया जाता है साइटोस्टोम और साइटोपाइगी। मतलब कि अभी तक अगर आपने अमीबा के बारे में जैसे पढ़ा कि कहीं से भी उसका माउथ बन जाता था और वहां से वो फूड को इंजेस्ट कर लेता था, लेकिन यहाँ पर डिफिनिट जगह होती है, माउथ के बना होता है, मतलब जहाँ से भोजन इंटर करेगा। ठीक, और जहाँ से जो पचने के बाद जो वास्ट मटेरियल है वो जहाँ से निकलेगा उसके लिए एक डिफिनिट प्लेस होता है, उसे की कहते हैं, जहाँ से जो डिफिनिट माउथ है उसे कहते हैं साइटोस्टोम, और जहाँ इनल एपर्चर है उसे कहते हैं साइटोपाई। उसके साथ ही इसे ऑर्डर रखा गया है, किस ऑर्डर में, हाइमेनोस्टोमैटिडा। और हाइमेनोस्टोमैटिडा की खास बात क्या होती है, इसमें पाई जाती है बकल कैविटी। बकल कैविटी बनी होती है सीलियाटा, जो इसके सीलियाज होते हैं उन्हीं से बनी होती है, लेकिन वो एक डिफिनिट प्लेस बनाती है जो जाके खुलती है साइटोस्टोम में। ठीक है, अब जीनस पैरामीशियम के बहुत सारी स्पीसीज हैं, कुछ खास स्पीसीज हैं जिनकी कुछ खास बातें हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट स्पीसीज है, सबसे बड़ी होती है, तो इजीली हम इसे पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जहाँ भी पानी है वहाँ ये पाया जा सकता है। बस इतना होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जहाँ जितनी गंदगी होगी पानी में, ऑर्गेनिक मटेरियल की गंदगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने ज़्यादा होंगे पानी में, जैसे खाद वगैरह जितने ज़्यादा होंगे, बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर पैरामीशियम पाया जाएगा। और पैरामीशियम कॉर्डेटम का सफ़ेद रंग का दिखता है, छोटा सा होता है और पानी में स्विमिंग करता ही रहता है, तो आराम से इसको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। सबसे बड़ी खास इसकी बात यही होती है, इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, स्पॉट के फॉर्म में, व्हाइट स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देता है। उसके बाद इसमें माइक्रो न्यूक्लियस एक ही होता है, जैसे कि न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है तो दो न्यूक्लियस होंगे, एक तो मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। अब कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें माइक्रो न्यूक्लियस एक से अधिक होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो क्वेश्चन यही बनता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो से अधिक माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक ही माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, पैरामीशियम ऑरेलिया में दो माइक्रो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम में दो से ज़्यादा माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद एक और ख़ास बात एक है पैरामीशियम बर्सेरिया की। इसकी खास बात है कि यह अपनी जो लाइफ है ना, वह सिम्बायोटिक लाइफ स्पेंड करता है जू क्लोरेला के साथ। और जू क्लोरेला क्या है, एल्गी जैसा है। तो एल्गी की खास बात क्या है कि यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो इसकी वजह से पैरामीशियम बर्सेरिया ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़े इसके साथ ही। अब देखो, यह है पैरामीशियम, ठीक, यह इसका एंटेरियर पार्ट है। अच्छा, ये हमारी स्लीपर के जैसा होता है, लेकिन उल्टी स्लीपर, ठीक है, चप्पल उल्टा करके रखा जाए वैसा होता है। तो चप्पल उल्टा करो, मतलब आगे का पार्ट पीछे, पीछे का आगे करो, तो जो पैर, जहाँ हमारी हिल होती है, वह इसका एंटेरियर पार्ट है।
ठीक है, वह गोल होती है ना, तो वह जो है हिल, अपना चप्पल ही समझो, जो अपनी हिल है उसका जहाँ हिल होता है वहां पर क्या होता है, एंटेरियर पार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा जहाँ हमारे टो होते हैं वहां जो है पोस्टेरियर पार्ट है। ठीक है, आगे की तरफ जो हमारा स्लीपर का नुकीला वाला भाग होता है वह इसका पोस्टेरियर पार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे, बस इसमें हिल्स नहीं लगी हैं, वरना ये पेंसिल हिल वाला हिल होगा। ठीक है, और देखो जो इसका वेंट्रल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट में इसका माउथ पाया जाता है। ठीक, और जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, आगे समझ में दिख रहा है एकदम, जैसे कि हमारा स्लीपर होता है तो जो अंदर की तरफ वाला पार्ट होता है एंड वेंट्रल पार्ट, ये अंदर की तरफ वाला पार्ट वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ना, और जो बाहर की तरफ वाला होता है तो सीधा हो जाता है। ठीक है, तो बस ये भी ऐसा ही है। एंटेरियर पार्ट जो बिल्कुल उल्टा है, जो हमारी हिल्स की तरफ होगा वो इसका एंटेरियर पार्ट होगा, जो हमारे पैर में आगे उंगलियों की तरफ होगा वो इसका पोस्टेरियर पार्ट होगा, जो बाहर की तरफ होता है वह डॉर्सल पार्ट होगा, और जो अंदर की तरफ होता है वो क्या होगा, वेंट्रल पार्ट होगा। आगे समझ में इतना, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझो इसके बारे में, अब पूरा यहीं का हम समझ लेते हैं। इस इमेज में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये देखो, ये जो मोटी सी दिख रही है काले रंग की, जो इसको घेरे हुए है पूरा, ये वाला जो कवर देख रहे हो इसको, यह कहलाता है पेलिकल। ठीक है, क्या है, पेलिकल कहलाता है, जो इसको चारों तरफ से घेरे हुआ है, जिसे बना हुआ है, ये है पेलिकल। पेलिकल के बाहर जो ये देख रहे हो, ठीक है, बाहर निकला हुआ है, ये है सीलिया। सीलिया फ्लैजिलम से काफी छोटे होते हैं। ठीक है, सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला काफी लंबा होता है, सीलिया काफी छोटे होते हैं उसकी तुलना में। इसमें भी पूरे बॉडी पे सीलिया होते हैं, और जो इसका पोस्टेरियर पार्ट है ना, वहाँ पे सीलिया बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें जो देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा लेमा जो है, इसमें प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर देख रहे हो जो प्लाज्मा भरी हुई है वो दो तरह से है, एक तो एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म काफी मतलब हल्का देख रहे हो, इसमें काफी हल्का सा है, बिल्कुल इसमें काफी गाढ़ा नहीं है, तो ये एक्टोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है, ये देखो ट्राइकोसाइट्स पाए जाते हैं, जो बाहर दिख रहे हो ना, ये वाले, ये ट्राइकोसाइट्स पाए जाते हैं, ये हर काम में हेल्प करते हैं इसकी। ठीक, बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं ट्राइकोसाइट्स। ठीक, उसके बाद ये अंदर है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में देखो, एंडोप्लाज्म में बाकी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, सब कुछ, गोल्गी बॉडी, सब कुछ इसी में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हो, एक सितारा बना हुआ है ना। ठीक, तो ये जो सितारा है यह है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इनमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, एक एंटेरियर पार्ट में, दूसरा पोस्टेरियर पार्ट में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक तो रेडियल कैनाल होता है, जिसे कहते हैं बाहर वाला पार्ट, जो ये ऐसे देख रहे हो सितारे का जो ये निकला हुआ भाग, इसको क्या कहते हैं, सिस्टोल। ठीक है, और अंदर जो होता है सूरज जैसा, जो अंदर ऐसे सूरज जैसा है, जिसके चारों तरफ ऐसे ये निकले हुए हैं हमारे प्यारे प्यारे सितारे। ठीक है, तो अंदर वाले सूरज जैसा है वो क्या है, डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल अंदर है, सिस्टोल बाहर है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का वर्क पूछा जाता है, क्या वर्क करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। क्योंकि पानी में रहता है ना, तो और ये क्या करता है, फीडिंग का जब काम करता है, फिल्टर फीडर है या, तो पानी इसके अंदर आता है, पानी के साथ जो खाने वाली चीजें हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, बैक्टीरिया जिनको वो खाता है। अच्छा, एक खास बात इसकी, यही एक ऐसा मतलब प्रोटोजोआ है जो अपने से छोटे प्रोटोजोन्स को भी खा लेता है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो प्रोटोजोन्स को ही खा सकता है। ठीक, तो यही है जो अपने जैसे प्रोटोजोन्स को भी खा सकता है, जो छोटे छोटे प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, पानी ढेर सारा आ रहा है, अब पानी जब इसके अंदर ढेर सारा होगा तो क्या हो गया, ब्लास्ट हो जाएगा ना, फट जाएगा, जब फूलेगा तो फट जाएगा। जब कंसंट्रेशन इसके अंदर पानी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर की तुलना में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो ये फट जाएगा। उससे बचाने के लिए इसमें पाया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसकी सबसे खास बात होती है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक, अब देखो इसमें ये जो पाया जा रहा है ना, ये इधर देख रहे हो, ये वेंट्रल साइड में ये पाया जा रहा है, ये है ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव क्या करता है, ये बनाता है वेस्टिब्यूल्स को, और वेस्टिब्यूल्स खुलता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी का मतलब है जो ये
देख रहे हो, एक जैसे कि अपर्चर का काम करता है, मतलब एक छोटी सी थैली, ठीक, इसके अंदर एक थैली है समझ लो। इस थैली में क्या होता है कि पूरा पानी आता है और पानी के साथ जो इसको खाने वाली चीज़ें हैं वे आती हैं। अच्छा, इसको नाम सुनो, फिल्टर फीडर, मतलब छान के खाता है। जो इसके खाने वाली चीज़ें होंगी वो अंदर आएंगी, जो खाने वाली चीज़ें नहीं हैं वो यहीं से बाहर, उनको ये अंदर नहीं आने देता है, तो फिल्टर फीडर है इसलिए। ठीक है, इसका बगल कैविटी आके खुल जाता है साइटोस्टोम में। इस साइटोस्टोम का मतलब इसका माउथ, ठीक है। इस साइटोस्टोम में जैसे ही खाने वाली चीज़ें घुसती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं, एक बन जाता है यहाँ पे फूड वैक्यूल। खाने वाली चीज़ें अंदर आई, जैसे कि कोई बैक्टीरिया पूरा आया पानी के साथ और साइटोस्टोम में घुसा, बस साइटोस्टोम में क्या हुआ, एक फूड वैक्यूल बनकर निर्माण हो गया। तो फूड वैक्यूल का निर्माण जैसे हुआ और उसके अंदर वो खाने वाली चीज़, मतलब वो बैक्टीरिया अंदर चला गया, ठीक है। और यहाँ से फिर टूट गया और टूटने के बाद ये फूड वैक्यूल आगे बढ़ गया, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे सिस्टम, अब इसके बाद फूड वैक्यूल यहाँ से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसकी पूरी बॉडी में, पूरे सेल में ये सर्कुलेट करता है। इस सर्कुलेट क्यों करता है, ताकि ये खाना पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के साथ सबको मिलता भी रहे, जहाँ जिसकी ज़रूरत है खाने की उसके वहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद मतलब ये पूरा एक सर्कुलर मोशन करता है यहाँ पर, और सर्कुलर मोशन करने के बाद यह फूड वैक्यूल यहाँ आता है और जो अब पूरा भोजन जब पच जाएगा उसके बाद यहाँ आएगा और यहाँ पर एक छेद है, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी छिद्र को कहते हैं साइटोपाई। यहाँ एक काम करता है त्याज्य करने का, मतलब भोजन जो बेकार पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, इजेशन का काम करता है, इसको कहते हैं साइटोपाई। ठीक, तो यहाँ हमें इतने के बारे में जानना था। अब यहाँ पर देखो, यह है मैक्रोन्यूक्लियस, ये पूरा देख रहे हो ना, ये क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो वेजिटेटिव होता है, मतलब कि इसमें रिप्रोडक्शन का काम नहीं होता है। यहाँ पर है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो इसमें ही पाए जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही। जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको मैंने वन लाइनर में ले लिया है। यहाँ पे देखो, जो मीडियम, मतलब अगर हम पानी में जाके तो हम इनका कल्चर कराएंगे नहीं, अगर हमें इनके बारे में स्टडी करनी है, इनके लाइफ के बारे में स्टडी करनी है, तो हमें इनका कल्चर चाहिए। तो कल्चर हम कहाँ कराएंगे, मतलब इनको हम कहाँ पर, इनका प्रोडक्ट कहाँ ला के इनको हम रखेंगे। तो इनको अगर मान लो हम कहीं पानी में मिल जा रहे हैं हमें किसी तालाब में, तो वहाँ से ला के और इनको कल्चर करने के लिए हम जिस मीडियम का यूज करते हैं उसे चालकी मीडियम कहते हैं। ठीक है, चालकी मीडियम में हम पैरामीशियम का कल्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके माउथ को क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। काइनेटी होती है, काइनेटी, जो ये देखो, एक सेकेंड पीछे चलते हैं। ये जो ट्राइकोसाइट्स है ना, ट्राइकोसाइट्स, इन ट्राइकोसाइट्स और ये जो सीलिया है, ये जो सीलिया है ना, इसको जोड़ने का काम, ये सीलिया है। अब ये सीलिया यहाँ पर ये क्या हो गई, पेलिकल, और इस सीलिया पेलिकल से अंदर से ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक ठीक, ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है ये पूरी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। तो ये जो जुड़ा हुआ जो पार्ट है ना, इसी को कहते हैं काइनेटोसोम्स। ठीक, जो जुड़ा हुआ पार्ट है इसको क्या कहेंगे, काइनेटोसोम्स। और यह जब आगे बढ़ता है तो उसको कहते हैं, जो पतली सी नली जाती है जहां से जुड़ता है उसे काइनेटोसोम, और जब आगे बढ़ता है तो काइनेटोडेस्माटा। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इससे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बस हेल्प कहाँ पे कर रहा है कि जब ये ढेर सारे पाइप एक साथ आ जाते हैं, पाइप जैसा है, जैसे फ्लैजिला होता है ना 9+2 का, वैसे ही ये भी है। ठीक, सीलिया भी होती है ऐसे ऐसे, इनका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है। ठीक, तो इनमें एक आके एक साथ मुड़ जाते हैं और डेवलपमेंट करते हैं माउथ का। यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पर 1 2 3, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ओरल सीलिया, यही सीलिया जो है ये सब एक पास आके मिल रहे हैं और मिलने के बाद किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, माउथ का। ठीक है,
इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है ट्राइकोसिस्ट सबसे पहले किसने देखा था ट्राइकोसिस्ट को? तो सबसे पहले एलीज ने देखा था ट्राइकोसिस्ट को। अगला है देखो मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है? मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है? सोमैटिक टाइप होता है और ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करने का काम कौन करता है? मैक्रोन्यूक्लियस करता है। और माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है? यह रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और इसमें पैरामीशियम कॉर्डेटम जो होता है उसकी खास बात है कि इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोलस किसमें नहीं पाया जाता है? तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला है इजेशन किसके द्वारा होता है? तो इजेशन साइटोपाइक या साइटोप्रोक्ट की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डाइजेशन, इनमें जो डाइजेशन होता है तो ये क्या है? सेलेक्टिव फीडर है, फिल्टर फीडर या सेलेक्टिव फीडर। इसमें खास बात क्या है? फिल्टर फीडर या सेलेक्टिव फीडर का मतलब ये है कि जो चीज़ें खाना चाहेंगे सिर्फ वही अंदर आएंगी, जो इनके काम का नहीं होगा वो वहीं से बाहर हो जाएगा। ठीक, और जो मैंने अभी आपको बताया था कि फूड वैक्यूल पूरी बॉडी में इनके जो पूरी सेल है पूरी सेल में घूम रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लोसिस। एक साइकिल में घूमते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। यह क्वेश्चन में आया हुआ है, यह कभी पूछा हुआ है, मैंने देखा था। इनके जो जब डाइजेशन हो रहा होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं? तो प्रोटीएजेज और कार्बोहाइड्रेजेज और प्रोटीएजेज हेल्प करते हैं एंजाइम्स इनके डाइजेशन में। और जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है वह प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोजन। और क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स। क्या बनता है? ग्लाइकोजन और फैट ग्लोब्यूल्स। इनका एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है अमोनिया। जैसा कि हम जानते हैं मोस्टली जो पानी में जीव रहते हैं उनमें एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या होगा? अमोनिया ही होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक खास जीव की, इनमें जो है पैरामीशियम बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया क्या होता है? सबसे बुरा दोस्त, दुनिया का सबसे बुरा दोस्त यह होता है पैरामीशियम बर्सेरिया। अगर दोस्ती है कहीं पर तो कहाँ होती है? लाइकेन में होती है। और सबसे बुरी दोस्ती इनके बीच होती है। क्यों होती है कि याद कर लो, जू क्लोरेला इसको भोजन बनाकर देता है, ठीक है, और ये भोजन करता है। बदले में ये जू क्लोरेला को क्या देता है? जो उसको जरूरत होती है, क्योंकि उसके जू क्लोरेला के पास क्या है? रूट नहीं है, तो खनिज पदार्थ जो भी इसको चाहिए, जो उसको चाहिए पानी वगैरह, वो इसको ही दे देता है। लेकिन जिस दिन पैरामीशियम बर्सेरिया के पास फूड की कमी हो जाए ना, उस दिन वो इसी जू क्लोरेला को खा जाता है, इसको डाइजेस्ट कर जाता है। अपने शरीर के अंदर रखा हुआ है, उसके साथ आराम से निभा रहा है, लेकिन जिस दिन परिस्थितियां विपरीत हुई उस दिन वो उस जू क्लोरेला को खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और उसके बाद सोचता है हम तो अकेले भी रह सकते हैं, अगर ये ना रहे ना तो भी ये जीवित रह सकता है। तो इसको जब तक उसकी जरूरत होती है तब तक ही साथ रखता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे बुरी दोस्ती इन्हीं के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं, मतलबी दोस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको बताती हूँ आपको, क्वेश्चन क्या क्या इनसे बनते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ना बहुत टाइम टेकिंग हुआ, इससे हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाया जाता है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है कि अगर ये पैरामीशियम है तो ऐसे होता है ना, पैरामीशियम मतलब कुछ ऐसे, बस सॉरी ऐसे पैरामीशियम है, तो यहाँ से जब कट जाए और दो भागों में बढ़ जाए वह कहलाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है? माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होते हैं माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, माइटोसिस के द्वारा कौन डिवाइड होता है? माइक्रोन्यूक्लियस। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वह एमाइटोटिकली डिवाइड हो जाता है, मतलब ऐसे टूट जाता है, दो खंडों में जब टूट जाए तो वह होगा क्या कहलाएगा? एमाइटोटिक। और जब उसकी 4 फेजेज हों, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेजेज किस में होती हैं? माइटोसिस में। तो माइक्रोन्यूक्लियस कैसे टूटता है? माइटोसिस के द्वारा। और मैक्रोन्यूक्लियस कैसे टूटता है? एमाइटोटिक डिवीजन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एसेक्सुअल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इसमें पाया जाता है। सब में जितने पैरामीशियम के जितने भी स्पीसीज हैं सब में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? एक सेकेंड रुको, कहीं हम दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे है भी, ये इमेज मैंने ली हुई है इसकी।
स्टेज शोइंग बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा है, देखो यह है, ठीक है, पैरामीशियम। अभी यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। तो माइक्रोन्यूक्लियस में क्या हो रहा है, ये आराम से दो भागों में बीच से, यहाँ से ट्रांसवर्स है ना, तो यहाँ से टूट जाएगा और दो भागों में बंट जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है माइक्रोन्यूक्लियस में, इसमें पहले प्रोफेज होगा, प्रोफेज की स्थिति आएगी, फिर मेटाफेज होगा, मतलब कि इसके क्रोमोजोम्स पहले पतले पतले होके पूरे फैल जाएंगे, फिर मेटाफेज आएगा जबकि ये किनारे पे आएंगे, फिर इनाफेज आएगा जब ये दो भागों में विभक्त होंगे, फिर टीलोफेज आएगा जब पूरी तरह से न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये लंबी कंडीशन इनकी होती है, पूरा माइटोसिस होता है और उसके बाद दो बन जाते हैं इसमें डॉटर पैरामीशिया। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बस नाम जानना है आपको। अगला है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक लंबी प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन सबसे लंबी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग स्पेसीज आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, वेंट्रली दो अलग अलग स्पेसीज आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद सबसे पहले मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस की प्रोसेस किस में होती है, माइक्रोन्यूक्लियस में मियोसिस होता है और उसके बाद के जितने भी स्टेजेस होते हैं उसमें माइटोसिस होता है। सब पहले मियोसिस, उसके बाद सब में माइटोसिस की प्रोसेस होती है और उसके बाद 8 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, 8 बनते हैं। तो इसमें 4 एक के होते हैं, 4 दूसरे वाले के होते हैं, ठीक है। तो 4 डॉटर पैरामीशिया रिजल्टेड आफ्टर कॉन्जुगेशन फ्रॉम ईच प्री कॉन्जुगेंट। जब आपस में ये दो पैरामीशियम मिलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन के लिए, तो उनको कहते हैं प्री कॉन्जुगेंट। क्या कहते हैं, प्री कॉन्जुगेंट। देख लो इनको एक बार, दिखा देखते हैं, होगा ये रहा, ठीक है। ये बीच वाला ये ने थोड़ा सा गलती बनाया था तो मैंने ऐसे लिया, तो बस उसको मैंने कट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कॉन्जुगेंट मिले, दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, आपस में मिले, उसके बाद क्या हुआ, यह डिसअपियर, मैक्रोन्यूक्लियस क्या हुआ, डिसअपियर हो गया और माइक्रोन्यूक्लियस में क्या हुआ, मियोसिस की प्रोसेस हुई और 1 से 4। मियोसिस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, 1 से 4 न्यूक्लियस बने, उसमें से 3 क्या हुए, डिसअपियर हो गए। 3 क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। बचे कितने, दोनों में एक एक बचे। अब जो एक एक बचे ना, वे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक बचा, फिर इनमें क्या हुआ, ये फिर से डिवाइड हुए, ठीक है, 1 से 2 बने, 1 से 2 बने और 2 जब बने ना तो क्या हुआ, एक बड़ा था एक छोटा, ऐसे बने। पहले क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद क्या हुआ, 3 डिसअपियर हो गए और एक एक बच गए। अब जो एक बचा ना उसमें फिर से माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के बाद क्या हुआ, 2 बने, 2 में 2 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस बड़ा था और एक न्यूक्लियस छोटा था। अब जो छोटे वाले न्यूक्लियस थे ना, ये दोनों ही मतलब एक से दूसरे में चले गए, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चले गए। माइक्रो न्यूक्लियस एक सेल से दूसरे सेल में गए और जाने के बाद उसमें जो मैक्रो न्यूक्लियस था उससे जुड़ गए। अब फिर से क्या हुआ, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर देख लो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये माइग्रेट करके गए, एक गैमेट बने, गैमेट माइग्रेट किए और माइग्रेट करके कहाँ गए, दूसरे वाले सेल में, वहां पर जाके क्या बनाया इन्होंने, जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाने के बाद क्या होता है, अब ये दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं, दोनों ही सेल एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब देखो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे में हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे में चले गए हैं, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ से अलग हो गए, एक्स कॉन्जुगेंट अब अलग हो गए, अब पुराने हो गए ना, तो अब क्या कहलाएंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। अभी तक क्या थे, प्री कॉन्जुगेंट, जब एक साथ जुड़े तो प्री कॉन्जुगेंट, जब अलग हो गए तो एक्स कॉन्जुगेंट। अब यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई, ये जाइगोट है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइटोसिस होगी, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, माइटोसिस हो गए, इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये क्या हो गए हैं, एन टाइप, यहाँ पे 2n था, अब यहाँ पे एन टाइप हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ से फिर डिवाइड होंगे और 4 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, और फिर माइटोसिस होगी और 8 न्यूक्लियस में। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ के 3 न्यूक्लियस जो होंगे, यहाँ पर जो 4 हैं, 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए ना, 8 न्यूक्लियस में बनने के बाद 4 न्यूक्लियस क्या हो गए, मैक्रो न्यूक्लियस में तब्दील हो गया, ठीक है। 4 न्यूक्लियस क्या हुआ, मैक्रो न्यूक्लियस में बदल गए और बाकी के जो 4 थे इसमें से 3 क्या हुआ, डिसअपियर हो गए, 3 क्या हुआ, डिसअपियर हो गए, एक माइक्रो न्यूक्लियस बच गया।
कितने बचे? एक। अब इसमें फिर से माइटोसिस हुई। इसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस है, पूछता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, बस जो पूछता है वो मैंने बता दिया। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हुआ? फिर ये माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन में क्या हो गया? 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होके दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इसके बाद फिर से माइटोसिस हुआ माइक्रोन्यूक्लियस में, और फिर माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ? 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस वाले बन गए। तो 2 सेल थे तो 4 बन गए। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में भी हुआ। तो इस तरह से लास्ट में क्या हुआ कि 1 सेल से कितने बन रहे हैं? 4, और 2 सेल से कितने बने? 8। तो डॉटर न्यूक्लियस 4 डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं 1 से। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं पूछता है इसमें, ऐसा जो पूछता है वो यहाँ पे है, बस एक लाइन में पूछता है कितने न्यूक्लियस बनते हैं, कितने डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, बस इतना पूछते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला देखो, ऑटोगैमी अकर्स इन पैरामीशियम ऑरेलिया। दो यहाँ पे 4 तरह से हो रहे हैं। पहला तो एसेक्सुअल हो रहा है। एसेक्सुअल क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। दूसरा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है? 4 डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं। उसके बाद ऑटोगैमी हो रही है। ऑटोगैमी में क्या हो रहा है? ऑटोगैमी सिर्फ पैरामीशियम ऑरेलिया में ही पाई जाती है। ऑटोगैमी किस में पाई जा रही है? पैरामीशियम ऑरेलिया में पाई जा रही है। गैमी है ना, तो गैमिट्स बनेंगे। गैमी है तो क्या है? गैमिट्स बनेंगे। और गैमिट्स तभी बन सकते हैं जब जाइगोट हो, और जाइगोट तभी होगा जब 2 न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। जाइगोट कब होगा? जब 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। और 2 न्यूक्लियस कहाँ पे पाए जाए? ऑटो मतलब खुद, ऑटो मतलब खुद, और गैमिट जिसके ऐसा है जिसमें कि 2 गैमिट खुद में हैं। गैमी जिसमें गैमिट जिसमें खुद में है 2 गैमिट, उसको कहेंगे ऑटोगैमी। और ये तो उसी में होगा जिसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस होंगे, और 2 माइक्रोन्यूक्लियस किस पाए जाते हैं? पैरामीशियम ऑरेलिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ऑटोगैमी किस में होगी? पैरामीशियम ऑरेलिया में। और एंडोमिक्सिस भी पैरामीशियम ऑरेलिया में ही होती है। अच्छा, अब याद कैसे करोगे? एक चीज देखो, ऑरेलिया में ए है ना, ऑरेलिया में क्या है? ए है, और ये क्या है? वॉवेल है। और ऑटोगैमी और एंडोमिक्सिस दोनों में ए और ई, ए भी क्या है? वॉवेल हैं। तो पैरामीशियम ऑरेलिया में क्या होता है? ऑटोगैमी और एंडोमिक्सिस। याद कर लो, पैरामीशियम ऑरेलिया में क्या होगा? ऑरेलिया में क्या होगा? ऑटोगैमी और एंडोमिक्सिस। और कॉर्डेटम में क्या होगा? कॉन्जुगेशन और साइटोगैमी। क्या होगा? कॉन्जुगेशन और साइटोगैमी। ठीक है, कॉन्जुगेशन और साइटोगैमी किस में होता है? कॉर्डेटम में। ठीक है, अगेन पैरामीशियम कॉर्डेटम। आगे बढ़ते हैं। ये है एंडोमिक्सिस। देखो, हम इस